नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आंदोलनकारियों को 20 की जगह अब 30,000 पेंशन दी जाएगी, यानी सीधे तौर पर 10,000 की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। आश्रितों की पेंशन में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। आश्रितों को अब 5500 रुपए पेंशन दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला धामी सरकार की ओर से लिया गया है, जहां आंदोलनकारियों को 20 की जगह 30,000 दिए जाएंगे। और आश्रितों की बात करें तो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। राजधानी देहरादून में आज मुख्यमंत्री आवास पर सियासी हलचल देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायक विनोद कंडारी और विधायक महेश जीना ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों और जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मुख्यमंत्री धामी ने विधायकों को आश्वस्त किया कि जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। शिष्टाचार भेंट के तौर पर हुई इस मुलाकात को क्षेत्र के विकास और आगामी कार्य योजनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को बड़ा सम्मान देते हुए उनकी पेंशन राशि में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नए फैसले के तहत जेल गए और घायल आंदोलनकारियों के साथ साथ शहीदों के आश्रितों की मासिक पेंशन में 1000 से 2500 रुपए तक की वृद्धि की गई है। सबसे बड़ी राहत बिस्तर पर पड़े दिव्यांग आंदोलनकारियों को मिली है, जिनकी पेंशन अब 20,000 से बढ़कर 30,000 रुपए कर दी गई है। राज्य सरकार का यह कदम आंदोलनकारियों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत बेसहारा बच्चों के भविष्य को संबल देते हुए 3 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने डीबीटी के माध्यम से दिसंबर और जनवरी महीने की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की। कोरोना काल में अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को हर महीने 3,000 की मदद दी जा रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 21 वर्ष की आयु या आत्मनिर्भर होने तक बच्चों को ये सुरक्षा कवच मिलता रहेगा। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। राजधानी देहरादून में हाल के दिनों में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, खासकर 2 हफ्तों में 4 हत्याओं ने सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भय का माहौल है और सरकार को तुरंत जागना होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस कई सवाल उठा रही है, तो वहीं अब इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, गश्त बढ़ाई जाए और तत्काल अपराधों को लेकर मुकदमे दर्ज किए जाए और किसी भी अपराध में अगर कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसकी जवाबदेही जो है वो तय की जाएगी। लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देहरादून के अलावा हल्द्वानी में युवक और युवती का पत्थरों से कुचला हुआ शव मिलने की घटना ने भी पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। इन घटनाओं ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ मुख्यमंत्री धामी कानून व्यवस्था पर सख्ती और जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष बढ़ते अपराधों को सरकार की विफलता बता रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई और सरकार की सख्ती प्रदेश में लोगों के भीतर भरोसा बहाल कर पाएगी या कानून व्यवस्था का मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक विवाद बनेगा। फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा, मगर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है और इसके सीधे सीधे प्रमाण 1 महीने में 4 हत्याएं होना, खुले सरेआम राजधानी में इस प्रकार के कृत्यों को होना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अभी पिछले 1 हफ्ते में 3 महिलाओं के
गले रेते गए, हत्याएं की गई। आज एक नई घटना सुबह सुबह सामने आई कि एक व्यवसायी को यहाँ पर रेस क्या है ये मैदान तिब्बती मार्केट परेड ग्राउंड के पास तिब्बती मार्केट में हत्या कर दी गई गोली मारकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अहम बैठक की। बैठक में डीजीपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज करने, अपराधियों के खिलाफ कठोर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने और हर स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने आदतन और संगठित अपराध में शामिल लोगों पर कड़ी निगरानी रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री ने सख्त शब्दों में कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस को सक्रिय एवं परिणामोन्मुखी कार्रवाई करनी होगी। उनका स्पष्ट संदेश था, अपराध पर जीरो टॉलरेंस। पूरे देश में बहुत सख्ती से उस पर काम किया जाएगा और कहीं पर भी किसी प्रकार का भी कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी सख्ती का असर देहरादून में देखने को मिला, जहां तिब्बती मार्केट हत्याकांड में दून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने देहरादून के शूटर और उसके एक सहयोगी को अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रायपुर थाना क्षेत्र के लाडपुर जंगल में चेकिंग के दौरान एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं लालतप्पर पुलिस चौकी क्षेत्र में स्कूटी सवार दूसरे बदमाश ने रुकने के बजाय खंडर फैक्ट्री में घुसकर पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ में वो वहीं घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 देशी तमंचे और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद हुई। पूछताछ में दोनों ने तिब्बती मार्केट के सामने हुई हत्या को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। मामले की जांच जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी देहरादून कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री द्वारा ली गई उच्च स्तरीय बैठक का ही ये नतीजा है कि देहरादून में हुए मर्डर के जो अपराधी हैं उनको मुठभेड़ में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी उनकी कर ली गई। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि जो अपराधी यहां पर अपराध करेंगे और कानून व्यवस्था का डर नहीं रखेंगे, उन पर इसी तरीके की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। बढ़ेंगे आगे। देहरादून के सहसपुर स्थित धौलास हरियालवाला की विवादित भूमि अब बड़े राजनीतिक और सुरक्षा संकट का केंद्र बन गई है। आईएमए जैसी संवेदनशील सैन्य संस्था की सुरक्षा और डेमोग्राफिक बदलाव की आशंकाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि देवभूमि में तुष्टीकरण और साजिशों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं स्थानीय विधायक सहदेव सिंह पुंडेर ने भी इससे जन भावनाओं पर हमला बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। शासन और प्रशासन अब इस पूरे जमीन घोटाले की तह तक जाने और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करने को तैयार है। जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है वो यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर मुझे मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो कांग्रेस भूल जाए कि यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलेगी। ये देवभूमि है, यहाँ धर्म और संस्कृति से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पे। और जो इस प्रकार के दोषी लोग हैं, जो वहां पर भी जो आज भू माफियाओं के द्वारा वहां पर भी मैं देख रहा था कई मुस्लिम लोगों को और कई लोगों को जमीन वहां पर रजिस्ट्री किए गई है, वो सब निरस्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने का आएगा। देहरादून में सरकारी और वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के अनुसार अब तक 10,000 एकड़ से अधिक आरक्षित वन भूमि को अवैध कब्जों और मजारों से मुक्त कराया जा चुका है। जिला प्रशासन और एमडीडीए की ये संयुक्त कार्रवाई भू माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो भी वन भूमि है और जहाँ पर इस तरह के अतिक्रमण हुए हैं लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है। अब तक 10,000 एकड़ से ज़्यादा जो आरक्षित वन भूमि है उसको खाली कराया गया है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी।
उत्तराखंड के बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों की आवंटित सांसद निधि के दिसंबर 2025 तक केवल 18% धनराशि ही खर्च हो पाई है। सांसदों की ओर से प्रस्तावित कई काम तो अभी स्वीकृत ही नहीं हुए हैं। आरटीओ ने मिली जानकारी से ये खुलासा किया है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी सांसदों ने 18% निधि ही की खर्च। चुनाव के इंतजार में बैठे गोदियाल का तंज। पीसीसी अध्यक्ष ने बीजेपी सांसदों पर निशाना साधा। समय पर सांसद खर्च करेंगे निधि, बीजेपी ने कहा। उत्तराखंड के बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों की आवंटित सांसद निधि की कुल धनराशि में दिसंबर 2025 तक केवल 18% धनराशि ही खर्च हुई है। इसमें पूरे कामों और चल रहे कामों पर खर्च धनराशि शामिल है। सांसदों की ओर से प्रस्तावित 232 काम अधिकारियों ने स्वीकृत ही नहीं किए हैं और स्वीकृत कार्यों में से 87 काम दिसंबर 2025 तक शुरू भी नहीं हुए हैं। ये खुलासा सांसद निधि के नोडल विभाग ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तराखंड कार्यालय से सूचना अधिकार के तहत मिली जानकारी से हुआ है। उत्तराखंड के कुल 8 सांसदों को 95.90 करोड़ की सांसद निधि आवंटित। इनमें 49 करोड़ 5 लोकसभा सांसदों, 46.90 करोड़ 3 राज्यसभा सांसदों को आवंटित। सांसदों को कुल आवंटित धनराशि का दिसंबर 2025 तक 18% ही खर्च। नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट को आवंटित धनराशि का 18% खर्च। टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह ने 14% सांसद निधि खर्च की। पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने सांसद निधि में 0% खर्च किया। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने सांसद निधि से 1% से कम धनराशि खर्च की। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सांसद निधि से 1% से कम धनराशि खर्च की। राज्यसभा सांसदों में नरेश बंसल ने 47% सांसद निधि खर्च की। कल्पना सैनी ने 27%, महेंद्र भट्ट ने 6% सांसद निधि खर्च की। इस आंकड़े के सामने आने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सांसद अभी अपनी निधि खर्च नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव पास आते ही वो निधि खर्च करेंगे और जनता को भरमाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के सांसद जनहित में अपनी निधि को जरूर खर्च करेंगे और सांसद निधि के खर्च की कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और चुनाव के टाइम पे वो पैसा खर्च करेंगे अपने राजनीतिक हितों की साधना करने के लिए। तो चूंकि ये जनता का पैसा है, इसलिए 5 साल में या उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में जिस वित्तीय वर्ष के लिए वो धनराशि आवंटित की गई है, उस वित्तीय वर्ष में वो धनराशि उपयोग होना सुनिश्चित होना चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। सांसद निधि को लेकर के कांग्रेसी बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। भाजपा के सांसद बहुत अच्छे से जानते हैं कि सांसद निधि को कब और कहां खर्च करना है और निश्चित रूप से हर सांसद अपनी पूरी सांसद निधि विकास कार्यों में खर्च करेगा। कांग्रेस के सांसद और विधायकों की तरह कोई भी अपनी सांसद निधि छोड़ के जाने वाला नहीं है। लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद के रूप में अपने अब तक के कार्यकाल में बीजेपी सांसदों का सांसद निधि का 18% ही खर्च करने से ये सवाल तो उठ रहा है कि अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए सांसद गंभीर नहीं। अब देखना होगा कि सियासी हित साधने के लिए निधि खर्च करने को प्रदेश के सांसद चुनाव पास आने का इंतजार करते हैं या इससे पहले निधि खर्चने में तेजी लाकर जनता की विकास की उम्मीदें पूरी करते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड में बीजेपी के महत्वाकांक्षी अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस अभियान को जनता के साथ बड़ा छलावा करार दिया है। गोदियाल का आरोप है कि सरकार धरातल पर विकास करने के बजाय झूठ बोलो बार बार बोलो की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि गांवों में चौपाल लगाकर जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और विकास का केवल झूठा एहसास दिलाया जा रहा है। सत्ता और विपक्ष के बीच इस जुबानी जंग ने राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। जन जन के द्वार सरकार है, वो घर घर जाकर या गांव में एक चौपाल बिठाकर आम लोगों को ये समझा रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया। इनको लगता है कि लोग भी ये समझ जाएं कि हाँ हमारे लिए इतना कर दिया कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सरकार की पॉलिसी है
यही सरकार की नीति है और यही इसी को कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। सरकार का प्रयास धरातल पर विकास न करके लोगों की आंखों में धूल झोंककर विकास का एहसास दिलाने की जो कोशिश है, इसको छलावा कहते हैं। और इस छलावे के लिए ही ये जो जन जन की सरकार, घर घर सरकार क्या है वो नारा ये लोग दे रहे हैं, ये चौपालें कर रहे हैं। देहरादून के रायपुर ब्लॉक में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। सरोना स्थित रायका भगद्वारी खाल में आयोजित इस बहुउद्देशीय शिविर में मंत्री लाभार्थियों कृषि यंत्र, चेक और मां लक्ष्मी किट वितरित किए। शिविर में आई 41 शिकायतों में से अधिकांश का तत्काल निस्तारण किया गया। गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी का संकल्प हर नागरिक तक योजनाओं का पारदर्शी लाभ पहुंचाना है, जिसके तहत अब तक राज्य के 7 लाख लोग लाभान्वित भी हो चुके हैं। बढ़ेंगे आगे। मसूरी में भूमाफियाओं के दुस्साहस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 707A को खतरे में डाल दिया है। वाल्मीकि मंदिर के पास अवैध खनन और जेसीबी से पहाड़ की अंधाधुंध कटाई के कारण सड़क का हिस्सा धंस गया है। इससे मसूरी कैंपटी उत्तरकाशी मार्ग पूरी तरह ठप हो गया है, जिसका सीधा असर चारधाम यात्रा और LBS अकेडमी पर पड़ रहा है। प्रशासन ने जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर विभाग की नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध कार्य कैसे होता रहा। जैसे सूचना मिली कि यहाँ पे रोड मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, तो हम तुरंत यहाँ मौके पर उपस्थित हुए हैं और मौके पर अभी मलबा हटा के फिलहाल देखेंगे कि इसके क्या कारण है दीवार गिरने के, क्योंकि अभी आए हैं। फिलहाल मलबा हटाने के बाद ही पश्चात पूरा पता चल पाएगा कि क्या कारण है, और मार्ग को पुनर्वस्था में लाने की कार्रवाई हम कल से प्रारंभ कर देंगे और लगभग 15 से 20 दिन में हम इसको मार्ग को पुनर्वस्था में ला देंगे। ट्रैफिक छोटे वाहन हैं, उनके यातायात के लिए मोतीलाल नेहरू मार्ग वैकल्पिक तौर पे यूज कर सकते हैं। हमने अभी वो भी वैकल्पिक आपको बताया है। और जो बड़े वाहन हैं, बड़े वाहन ये हाथी पांव होके जा सकते हैं, बड़े वाहन भी। और फिलहाल हम सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल इसको बंद करने का ही सुझाव दिया गया है। तो इसमें पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि पूरा मटेरियल अभी अंधेरा भी हो गया है और मटेरियल भी इतना ज्यादा डंप हो रखा है, तो पता नहीं चल पा रहा क्या किस रीजन से ऊपर से पूरा दीवार गिर गई है। अब इसमें हम अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पूरी लूज मिट्टी दिख रही है इसमें और किस वजह से गिरा है। अभी ये मंदिर इसमें कल लेवल लगेगी, उसको खोदने के बाद ही बता सकते हैं किस रीजन से गिरा है। और जिस तरीके से नीचे प्लॉटिंग हो रही थी, जेसीबी के साफ निशान नजर आ रहे हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि इसके बेस को ध्वस्त किया गया आपका? हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि अब प्रथम दृष्टया से यही है, इसमें कल इंस्पेक्शन करेंगे लेबर लगा करके हम। कल हमारी लेबर लग जाएगी इसमें। मेटल आज रात में पहुंच जाएगा। तो उसके बाद बता सकते हैं इसमें कितना समय लगेगा खोलने के लिए। पर जिस ठेकेदार ने ये करा उसको किसी तरीके का उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? अभी देखते हैं, उसमें अगर उसकी पर्सनल भूमि है तो अपनी पर्सनल पे कर रहा है, तो उसका अधिकार होता है करने का। और बाकी इसकी कार्रवाई अगर वो नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो इस पर MDD कर। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में एक बार फिर वनाग्नि का तांडव शुरू हो गया है। नौगांव स्थित पुरौला मोटर मार्ग के पास थली गांव के जंगलों में लगी आग अब बेकाबू हो चुकी है। धुएं के गुबार से पूरी घाटी ढकी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। इस भीषण आग की चपेट में आने से न केवल बेशकीमती वन संपदा राख हो रही है, बल्कि वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। प्रशासन के सामने अब आग पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। हल्द्वानी के गल्ला मंडी में हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। नशे की पार्टी के दौरान उपजे मामूली विवाद और छेड़खानी के विरोध ने 2 जिंदगियों को बेरहमी से लील लिया। SSP नैनीताल मंजुनाथ TC के अनुसार एक शातिर गैंगस्टर समेत 4 आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए युवक और उसकी महिला मित्र, जो कि बताया जा रहा है कि सिर पत्थरों से कुचल दिए थे। पुलिस ने सभी दरिंदों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिससे इलाके में फैली दहशत अब गुस्से में तब्दील हो गई है। आज सुबह जो है लगभग 7:40 के आसपास कंट्रोल रूम का सूचना आती है कि मंडी परिसर में, यहाँ पर कोतवाली का हल्द्वानी का मंडी जो परिसर है, जो चौकी मंडी पड़ता है, वहाँ पर
कुछ लोगों द्वारा 2 लाशें देखी गई थी, तो उसकी सूचना मिली। सूचना मिलते ही अलग अलग पुलिस फोर्स, अलग अलग रैंक का सभी त्वरित रेस्पॉन्स दिया। सर्वेलांस, मैनुअल और टेक्निकल आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमने उस घटना का जो एग्जैक्ट रिकंस्ट्रक्शन टाइप हो गया है, हमको सारी एविडेंस मिल गया है और सभी आरोपियों का हमने जो है त्वरित अनावरण करते हुए सभी आरोपियों का पिथौरागढ़ जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत न्याय पंचायत क्वेराली में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को उठाया। ग्रामीणों ने पेयजल किल्लत और खस्ताहाल सड़कों की शिकायतें रखी, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया गया। आज यहाँ पे प्राथमिक पाठशाला क्वेराली में हमारा न्याय पंचायत का शिविर आयोजित किया गया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत ये 1.5 रात का 8वां शिविर था। इसमें हमें 102 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि तुरंत उन शिकायतों का निस्तारण करके उत्तराखंड की सरकार जन जन के द्वार के तहत लगभग विकासखंड बेरीनाग में अब तक 15 शिविरों का आयोजन है और मैंने प्रायः देखा कि 90% समस्याओं का समाधान तो शिविर में होता है। केवल कुछ शिविर ऐसे बिंदु हैं जो शासन स्तर पर लंबित हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें शीघ्र ही शासन को भेजें ताकि उनका निराकरण हो सके। बढ़ेंगे आगे। लक्सर ब्लॉक सभागार में आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम सौरभ असवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अधिकारियों ने किसानों से पारंपरिक खेतीबाड़ी में साइंस और टेक्निकल फॉर्मूले के समावेश पर जोर दिया। अधिकारियों ने गन्ने की खेती के साथ साथ कम लागत में ज्यादा उत्पादन वाली फसलों की जानकारी भी दी। तो आज जो ये कृषि दिवस का आयोजन किया जा रहा है उसमें किसान के विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए जो भी उन योजनाएं चल रही है, यहाँ पर तमाम विभागों ने स्टॉल लगाए गए हैं और योजनाओं की जानकारी हम किसानों तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही जो उनकी समस्याएं हैं या जो भी वो अपने विचार रख रहे हैं। आज जो ये लक्सर ब्लॉक में किसान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें सभी जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं और हमारे सम्मानित उप जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर उपस्थित है और हमारे सभी अधिकारीगण उपस्थित है। उसमें हमने सभी को ये निर्देश दिए हैं कि जो उनकी योजनाएं हैं उसकी एक फ्लैक्सी बनाई जाए। ऐसे संबंधित अधिकारियों ने सबने जानकारी अच्छी दी, भाई फसल किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, किसमें ज़्यादा मुनाफा है, किसमें नहीं है। कंटिन्यू एक फसल करना ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं गन्ने की फसल के साथ साथ आप अलग भी फसल कीजिए। लेकिन इस समारोह में आने का पर्पज यही है, मेन किसानों जो मेन समस्या यही है, मैंने ये बात उठाई भी है कि जो आवारा पशु खेत में घूमने फसल तैयार कर रहे हैं किसान फसल तैयार करने के बाद वो सारा आवारा पशु खा जा रहे हैं। किसान युद्ध स्तर पर उनकी मतलब जो है रखवाली कर रहा है रात को भी और दिन में भी। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।